हाय एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, टू अप्रोचेस, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। तो वीडियो में ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहला पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन और पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स में डिफरेंस बताई थी। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताई थी कि पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे डेवलपमेंट होता है और उसका डेफिनेशन क्या है। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताई थी कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी डेड हुआ और वापस से रिवाइव हुआ। तो आज के जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जिसमें हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच हमें पढ़ने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी डिफरेंट कंसेप्शन है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना और कैटेगराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब ये डिफ़िकल्टी क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट कंसेप्शन और ट्रेडिशन को पढ़ना स्टार्ट किया। यानी कि पास्ट से लेके प्रेजेंट में जितने भी थ्योरी धीरे धीरे करके इमर्ज हुए, उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हुए। तो वो धीरे धीरे करके थ्योरी को पार्ट वाइज डिवाइड करना, कैटेगराइज करना, ये सारे ही डिफ़िकल्टी के काम हैं। तो पास्ट में जो होते थे वो थ्योरिस्ट थ्योरी के अंदर कुछ प्योरिटी मेंटेन करते थे, है ना। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड नेचर दिखता है। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? यानी कि मिक्सअप, बहुत सारे थ्योरी का मिक्सअप आपको दिखेगा कंटेम्प्रेरी टाइम पे, जो कि पास्ट में मिसिंग था। पास्ट में एक प्योरिटी आपको दिखता था। एक्चुअली में आपको लगेगा कि हाँ, हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स जो है उसके आधार पे ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो कि अभी मिक्सअप हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी टाइम पे ये हाइब्रिड नेचर का दिख रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडली आप बात करोगे तो डिफरेंट कंसेप्शन जो है पॉलिटिकल थ्योरी में, वो 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे आप पास्ट और प्रेजेंट के थ्योरी को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हो, जज करते हो या फिर इवैल्यूएट करते हो। अगर पास्ट से लेके प्रेजेंट के थ्योरी को देखोगे तो आपको 3 टाइप के कंसेप्शन में पॉलिटिकल थ्योरी दिखेंगे। कंसेप्शन मतलब बेसिकली अप्रोचेस। ओके, तो यहाँ पे 3 क्या है? हिस्टोरिकल है, नॉर्मेटिव है और एम्पिरिकल है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट जो थे, उन्होंने थ्योरी को बनाना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ इंसाइट्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम हिस्ट्री। यानी कि अपने थ्योरी का जो बेस था वो हिस्ट्री से लिए। यानी कि हमें अपने थ्योरी बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, वो कहाँ से लाएंगे? हिस्ट्री से लाएंगे। तो सेबाइन जो पॉलिटिकल थिंकर है, वो इस हिस्टोरिकल अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट कहे जाते हैं। इनके ओपिनियन में पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर को आंसर करना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है हिस्टोरिकल इवेंट से। अगर आप डिटेल वे में पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर को डिस्क्राइब करोगे तो वो आपको हिस्ट्री को पढ़ के बताना पड़ेगा। यानी कि किस तरीके से थ्योरी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को और स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। अदर वर्ड में अगर आप देखोगे तो इनसे समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। यानी किसी सिचुएशन पे वो रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, जिसमें हर एक हिस्टोरिकल सिचुएशन जो है वो एक प्रॉब्लम सेट कर रहा है और जिसके टर्न में हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन ला रहे हैं थ्योरी के फॉर्म में। ओके, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सबसे पहले क्या हो गया, एक सिचुएशन पे डिपेंड कर गए, और वो सिचुएशन कैसा था? हिस्टोरिकल था। और हिस्ट्री में अगर कुछ सिचुएशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो वो सॉल्यूशन जो था वो थ्योरी से निकल कर आया था। तो इस तरीके के जो कंसेप्शन होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, वो ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो कोबैन, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है। इनका भी मानना है कि ट्रेडिशनल मोड जो होता है, जिसमें एक सेंस ऑफ हिस्ट्री इंस्टिल्ड होते हैं, वही एक सही तरीका होता है पॉलिटिकल थ्योरी के प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए। इनका मानना है कि ये सच है कि पास्ट में जो हुए एक्ट हैं
वो एक वैल्यूएबल गाइड की तरह काम करता है थ्योरी बिल्डिंग में। ओके, और हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा श्योर नहीं होना है। ठीक है, यानी कि जो फैशन में है या फिर डोमिनेंट है उसके अलावा भी सोचना पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने हिंट दिया। तो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से हमें पास्ट के जनरेशन के फेल होने को लेकर भी एक लेसन मिलते हैं और प्रेजेंट के लिए एक कलेक्टिव विजडम भी प्रोवाइड किए जाते हैं और एक तरीके का इमेजिनेशन को भी प्रमोट करते हैं। यानी कि ये जो हिस्ट्री का समझ है उससे हमें पास्ट जनरेशन के फेल होने को लेकर एक लेसन मिलता है, जिसके थ्रू हमें एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से प्रेजेंट में वर्क करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक इमेजिनेशन को यहाँ पे प्रमोट मिलता है। यानी जो लेसन हमें मिला वो इमेजिनेशन था ना, कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है या फिर क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए हमारे किसी भी चीज़ को करने में। ओके, तो इसके अलावा जो हिस्टोरिकल कंसेप्शन है, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये और भी कंट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मेटिव विज़न में। ठीक है, नॉर्मेटिव विज़न क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, पर पहले आप समझो कि ये जो आइडिया का हिस्ट्री है वो हमें बताते हैं कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल यूनिवर्स जो है वो एक प्रोडक्ट है जिसका रूट यानी कि जिसका जड़ जो है वो पास्ट में लाई करता है। और इसको समझने से हमें पता चलेगा कि कैसे कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स और मॉरल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हम तक कैसे पहुँचे और वो आए कहाँ से। इजी लैंग्वेज में आप समझोगे तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो भी हमारे सोशल और पॉलिटिकल यूनिवर्स है, यानी कि हमारे आसपास में जो समाज में कुछ हो रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स में कुछ हो रहे हैं, उनका जो रूट है, उनका जो भी जड़ है वो पास्ट से आया है और उन्हें सही तरीके से समझना है। तो हमें पता चलेगा कि अभी जो भी समाज में या फिर पॉलिटिक्स में जो भी वैल्यू चल रहे हैं, नॉर्म चल रहे हैं या फिर जो भी हमारे मॉरल एक्सपेक्टेशन होते हैं सोसाइटी को लेकर, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं और वो क्यों है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान सी बातें हैं। हमारे समाज में जो कुछ भी चल रहा है अगर उसको हम सही ढंग से समझेंगे तो पता चलेगा ना कि सबका जड़ जो है वो हिस्ट्री में है, कहीं वो पास्ट में है ना। तो किस तरीके से धीरे धीरे करके ये सारे सर्टेन वैल्यूज़ इमर्ज हुए हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में, ये सबको पढ़ना, ये भी हिस्टोरिकल अप्रोच आपको दिखाते हैं। तो इस सेंस से हमें पता चलता है कि ये पॉसिबल है टू इंटरोगेट दिस वैल्यूज़ एंड क्रिटिकली असेस देयर यूटिलिटी। यानी कि ये जो सोशल और पॉलिटिकल यूनिवर्स में जो भी वैल्यूज़ अभी चल रहे हैं उनको इंटरोगेट कर सकते हैं, है ना, उनको असेस कर सकते हैं क्रिटिकली कि क्या अभी भी उसकी यूटिलिटी है, क्या वो रियली में इम्पॉर्टेंट है आपके टाइम पे। उनको क्रिटिकली असेस करना ये भी पॉसिबल है ना। क्रिटिकली जब भी वर्ड आएगा क्या है कि हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू चले आ रहे हैं वो निगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं ना। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर इसको हम अंधेधुंध होकर फॉलो करें, यानी कि ब्लाइंड तरीके से इसको फॉलो करें, ये भी गलत है। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन जो होते हैं वो एक यूनिक सिचुएशन होते हैं और वो एक नए चैलेंज के साथ आते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी हर सिचुएशन इसमें यूनिक है क्योंकि ये एक नए चैलेंज के साथ आते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पास्ट का जो भी इम्पोर्टेंस है, उनका जो वर्थ है, कभी कभी ये कम होता सा दिखता है और कभी कभी ये चैलेंज क्रिएट करता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर इस हिस्टोरिकल अप्रोच की यूटिलिटी जो है एक सर्टेन लेवल के आगे डाउटफुल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये जो है एक आउटमोडेड आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम आउटमोडेड एजेस। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो ये हिस्ट्री से डेराइव होते हैं ना, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो आउटडेटेड आइडिया हो गए हैं। ओके, तो इसीलिए इनके जो भी सजेस्टिव वैल्यूज़ हैं, यानी जो भी सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ को रखा जाता है और इनका जो भी थियोरेटिकल फंक्शन है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी जो है वो
प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हो रहे सिचुएशन को समझ के ही दिया जाता है। ओके, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देनी चाहिए। हिस्ट्री का जो सजेशन वाला पोर्शन है, जो पॉजिटिवनेस है, उस आइडिया को पॉलिटिकल थ्योरी में इम्पॉर्टेंस दी जाती है। ओके, बस थ्योरेटिकल फंक्शन को निग्लेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। बेसिकली क्या है, हिस्ट्री से जो भी आइडियाज़ डिराइव हो रहे हैं वो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच। अब ये जो नॉर्मेटिव थ्योरी है, इन्हें हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे फिलोसॉफिकल थ्योरी कहा जाता है और दूसरा इसे इथिकल थ्योरी कहा जाता है। याद करो, मैं आपको पहले के पार्ट में इसे पढ़ा चुकी हूँ कि नॉर्मेटिव वर्ड जब भी आएगा तो इसे हम समझेंगे कि व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या होने चाहिए, यानी अच्छी अच्छी बातें, है ना। तो इसीलिए अच्छी बातें कहाँ पे समझेंगे हम, फिलॉसफी में और एथिक्स में। तो इसीलिए इसे फिलोसॉफिकल थ्योरी कहा जा रहा है या फिर एथिकल थ्योरी कहा जा रहा है। नॉर्मेटिव कंसेप्शन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं बिलीफ पे कि वर्ल्ड और इवेंट जो हैं उनको हम लॉजिक, पर्पस और एंड के टर्म में इंटरप्रेट करेंगे। और ये लॉजिक, पर्पस और एंड को जो हम पढ़ेंगे वो हम थ्योरिस्ट के इंट्यूशन, रीजनिंग और इंसाइट, एक्सपीरियंस के हेल्प से समझेंगे। यानी कि दूसरे वर्ड में अगर समझा जाए कि फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन होगा वैल्यू का, यानी कि जो थ्योरी दे रहे हैं वही है थ्योरिस्ट, उनका क्या रीजनिंग है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो सही टर्म में कोई भी पर्पस है, कोई भी एंड है, एंड मतलब रिजल्ट। ओके, तो पर्पस, लॉजिक वो पॉजिटिव तो है ना, वो राइट तो है ना, इन टर्म्स में हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो भी नॉर्मेटिविस्ट के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, व्हाट शुड बी द एंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो है ना, शुड बी क्या होने चाहिए, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जो एंड है, एंड मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या होने चाहिए। व्हाट शुड इन्फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंडिविजुअल किसी एक बंदे के बीच और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होने चाहिए। What arrangements in society can become model or ideal and what rules and principles should govern it, यानी कि सोसाइटी के जो अरेंजमेंट है, किस टाइप के अरेंजमेंट को हम आइडियल मानेंगे और कौन सा रूल और प्रिंसिपल उसे गवर्न करेगा, या फिर कह सकते हैं कि कैसे रूल उसे गवर्न करने चाहिए। ये सब क्वेश्चन होते हैं एक नॉर्मेटिविस्ट के। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो कंसर्न है, इनकी जो भी बातें हैं वो मॉरल बातें हैं और इनका पर्पस यही होता है कि एक आइडियल टाइप चीज़ों को बिल्ड करें। यानी कि अगर आप सोसाइटी बना रहे हो तो एक आइडियल सोसाइटी होना चाहिए, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना रहे हो तो वो आइडियल टाइप होने चाहिए। यानी कि मैं बताई ना, अच्छी अच्छी बातें, दैट इज नॉर्मेटिव। ओके, तो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, तो इसीलिए इस थ्योरिस्ट को कहा जाता है यूटोपिया इन द रियाम ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। अब यूटोपिया वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी जो सपने में सच लगे, रियलिटी में सच ना हो। ठीक है ना, आप जानते हो कि हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं उनमें कितनी निगेटिविटी है ना। तो अब यहाँ पे कोई थ्योरी आके कहेंगे कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पर होती कैसी है जो रियल में है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो थ्योरिस्ट होते हैं, जो नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, रियल सेंस में ऐसा नहीं होता है। तो पॉलिटिकल आइडियाज़ के टर्म में यूटोपिया है नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक है, तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो होते हैं वो पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते हैं, क्योंकि ये डराइव करते हैं नॉलेज ऑफ गुड लाइफ, अच्छी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और इसीलिए ये यूज़ करते हैं ऐसे फ्रेमवर्क जिससे एक एब्सोल्यूट नॉर्म क्रिएट किया जाए। तो बेसिकली क्या है कि वो एक गुड लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं और इसी दिशा में वो अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं जिससे क्या हो, एक अच्छी लाइफ मिल सके। राइट, तो इनका जो टूल है थियोराइजेशन का वो बोरो करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी से।
यानी कि थ्योरी बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए ना, वो सामान कहाँ से मिलता है? पॉलिटिकल फिलॉसफी से। इसीलिए हमेशा क्या हो रहा है, एक इंटर रिलेशनशिप बन रहा है कॉन्सेप्ट के बीच, यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी से चीज़ों को बोरो कर रहे हैं ना, इसीलिए चीज़ें सेम टाइप से दिखती है। तो जो भी फिनोमिना और थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि एक झलक उसमें फिलॉसफी का भी दिख रहा है। इसीलिए इसे टिपिकल एग्जाम्पल कहा गया फिलॉसफिकल आउटलुक का। अब लियो स्ट्रॉस जो हैं वो स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं नॉर्मेटिव थ्योरी के केस को, और इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि पॉलिटिकल थिंग जो होते हैं वो बाय नेचर सब्जेक्ट होते हैं टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल किसी अदर टर्म में, एक्सेप्ट गुड और बैड एंड जस्टिस और इनजस्टिस। यानी कि लियो स्ट्रॉस का कहना है कि जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है उनमें अप्रूवल और डिसअप्रूवल तो होगा, लेकिन उनको जज करना डिफ़िकल्ट होगा। उन्हें केवल हम अच्छे या बुरे के टर्म में जज कर सकते हैं, या फिर जस्टिस और इनजस्टिस के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और किसी भी टर्म में, किसी भी पैरामीटर में जज नहीं कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा लियो स्ट्रॉस का ये कहना है कि प्रॉब्लम जो है हमारे नॉर्मेटिव अप्रोच में वो ये है कि वो इन्हें यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट मानते हैं कि इनके वैल्यू को चेरिश किया जाता है, यानी इनके वैल्यू को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी थ्योरिस्ट हैं, नॉर्मेटिविस्ट हैं, वो इन्हें कह देते हैं कि ये यूनिवर्सल है और एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। ओके। वो रियलाइज नहीं करते हैं कि उनका जो भी ये अर्ग है टू क्रिएट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड फॉर गुडनेस इज नॉट विदाउट पिटफॉल्स। वो समझते नहीं है कि ये जो अच्छाई आप लाना चाह रहे हो उसमें भी कुछ बुराइयां हो सकती है। तो एथिकल वैल्यूज जो होते हैं वो टाइम से और स्पेस से रिलेट करते हैं, जिसमें एक हैवी सब्जेक्टिव कंटेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो सपोज कंट्री ए और कंट्री बी वॉर में एंगेज है, अलग अलग कंट्री के साथ। लेट अस सपोज कंट्री सी के साथ दोनों के वॉर चल रहे हैं। कंट्री ए वापस से वॉर करके ही चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कंट्री बी जो है वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जाए, यानी कि बातचीत करेंगे, वॉर नहीं लड़ेंगे। ओके। तो दोनों ही टर्म्स में दोनों के अलग अलग एथिक्स हैं। ये भी नेशन को बचाना चाह रहे हैं और कंट्री बी भी नेशन को बचाना ही चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के स्पेस में अंतर है, दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो दोनों की अलग अलग समझ है। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हमारे एथिकल वैल्यूज़ हैं वो रिलेटिव है टाइम और स्पेस को लेकर। तो कोई भी थ्योरिस्ट ये कह नहीं सकता कि ये एक यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, तो एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ओके ना। तो पॉलिटिकल थ्योरीज जो होते हैं वो एक सब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इन द असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड, और ये जो इंसाइट है, ये जो उनके व्यू हैं, वो कंडीशन होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो कि आइडियोलॉजिकल नेचर के भी हो सकते हैं। तो एम्पिरिकल थ्योरी का जो एक्सपोनेंट है, एम्पिरिकल थ्योरी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं नॉर्मेटिविज्म को। किस टर्म में क्रिटिसाइज कर रहे हैं? सबसे पहला है रिलेटिविटी ऑफ वैल्यूज, दूसरा है कल्चरल बेसिस ऑफ एथिक्स एंड नॉर्म्स, तीसरा है आइडियोलॉजिकल कंटेंट इन द एंटरप्राइज, और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट एंड यूटोपियन नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली 4 टर्म में क्रिटिसाइज किया जा रहा है नॉर्मेटिव अप्रोच को। सबसे पहला वैल्यू के टर्म में, यानी कि ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया है वैल्यू पे, यानी कि हर चीज़ अच्छी ही होनी चाहिए, तो वैल्यू वैल्यू वैल्यू, दैट इज़ वेरी रॉन्ग इन नॉर्मेटिव थ्योरी। दूसरा है कि कल्चरल बेसिस ले लिया गया एथिक्स और नॉर्म्स को, है ना। यहाँ पे कह दिया गया था ना कि ये एक क्या है, यूनिवर्सल थ्योरी है, तो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एथिक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल कंटेंट जो है, आइडियोलॉजिकल यानी कि यूटोपियन नेचर, याद आया, सपने में सही लगना,
तो आइडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया जाता है, चीज़ें कैसी हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वही एब्स्ट्रैक्ट एंड यूटोपियन नेचर, तो ऑब्वियसली है कि आप वैल्यूज़, कल्चर, आइडिया ये सबको प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली थ्योरी यूटोपिया ही दिखेगी, एब्स्ट्रैक्ट ही दिखेंगे। यानी कि शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो काल्पनिक, जो कल्पना में सच लगे, रियलिटी में उनका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, ठीक है ना। अब डिस्टेंट पास्ट में कहा जाता है कि जो भी नॉर्मेटिव थ्योरी में चैंपियन है वो हमेशा ट्राई करते हैं कि अपने प्रिंसिपल को कनेक्ट करें अपने टाइम में हो रहे रियलिटी से, यानी कि उनके टाइम में जो भी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है उनसे इस प्रिंसिपल को कनेक्ट करना। ये जो ओल्ड थीम है, ये ओल्ड सेंसिबिलिटी विद इन द नॉर्मेटिव थ्योरी, यानी कि ये जो पुराने समय की अंडरस्टैंडिंग है वो वापस से री इमर्ज हो रहे हैं और गुड लाइफ और गुड सोसाइटी के लिए जो भी पैशन है उनको मैच किया जा रहा है बाय मेथोडोलॉजिकल एंड इम्पेरिकल एस्ट्यूटनेस। यानी कि याद करो डेड एंड रिवाइवल थ्योरी जब मैं आपको पढ़ाई थी पॉलिटिकल साइंस में, है ना, पार्ट 3 वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको बताई थी ना कि किस तरीके से बताया गया कि पॉलिटिकल थ्योरी का डेड हो गया है और वो कैसे रिवाइव किया। तो याद करो मैं वहाँ पे आपको बताई थी कि जितने भी इम्पेरिकल थ्योरिस्ट थे वो नॉर्मेटिव को ब्लेम कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी के डेड होने पे, और जितने भी नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट थे वो इम्पेरिकल को ब्लेम कर रहे थे डेड होने में। और लास्टली क्या हुआ, एक ऐसा थ्योरी इमर्ज हुआ जिसमें आप वैल्यू और साइंस दोनों को इंक्लूड करके बात करते हो। वैसे थ्योरी ही पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल में हेल्प किए, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो हमारा ओल्ड टाइम का जो थ्योरी है, ओल्ड सेंसिबिलिटी है नॉर्मेटिव थ्योरी के अंदर, वो वापस से री इमर्ज हो रहा है। याद करो जॉन रॉल, मैं आपको पार्ट 3 में बताई थी, तो जॉन रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इनसे अटेम्प्ट लिया गया लॉजिकल और मॉरल पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए। तो रॉल अपने इमेजिनेशन के थ्रू एक ओरिजिनल पोजीशन को क्रिएट किए जो कि कनेक्ट करता है नॉर्मेटिव फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट को रियल वर्ल्ड कंसर्न से अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द वेलफेयर स्टेट। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि जॉन रॉल्स की एक बुक है, उनमें जॉन रॉल्स बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस के थ्योरी को डिस्क्राइब किए हैं, जिनमें उन्होंने लॉजिक्स के साथ साथ इम्पेरिकल फाइंडिंग्स को भी इंक्लूड किया है। यानी कि जब आप उनकी थ्योरी को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया था और तब जाके अपनी थ्योरी दी थी, है ना। तो वो जो सिचुएशन क्रिएट करना ये एक टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड हो गया, है ना। तो यहाँ से आप समझोगे कि रॉल्स अपने थ्योरी के अंदर नॉर्मेटिव थ्योरी को ओरिजिनल पोजीशन के साथ जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और वेलफेयर स्टेट को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि व्हाट इज ये है ना, और व्हाट आउट टू बी, इन दोनों को जोड़ दिया और अपनी एक थ्योरी प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो दिस इज री इमर्जेंस ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी। तो आई होप आप नॉर्मेटिव थ्योरी भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल अप्रोच। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई विल टीच यू एम्पेरिकल अप्रोच एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू कर दूंगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।